महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शंखनाद बज चुका है। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन ये तय हो पाएगा कि किसके सिर पर होगा जीत का ताज। हम इस समय खड़े हैं अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जहां कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उम्मीदवार अमित भास्कर साटम है, तो वहीं दूसरी तरफ कई अरसा राजनीतिक में गुजारने वाले अशोक भाऊ जाधव, एक नाम ही काफ़ी है। हमारे साथ अशोक भाऊ जाधव हैं और अंधेरी पश्चिम 165 विधानसभा क्षेत्र के ये बतौर कांग्रेस एनसीपी के उम्मीदवार हैं। अपनी जीत को लेकर ये किस तरीके से आश्वस्त हैं, हम इनसे ये जानेंगे। और साथ ही इस बार इनका जो मैनिफेस्टो है, जिन जिन चीज़ों का उन्होंने अपने संकल्प पत्र में जिक्र किया है, उन तमाम चुनौतियों को का सामना वे कैसे करेंगे। चूँकि साल 2014 का जो समय था, एक बार फिर 2019 में उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है, लेकिन मकसद सभी पार्टियों के जीत का है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाऊ, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, 2009 में आप विजयी हुए थे। उसके पहले कई बार आपने मनपा सभागृह में जनता की आवाज़ बुलंद की थी, कई बार कॉरपोरेटर रह चुके थे। इस बार एक बार फिर विधानसभा चुनाव होना है, किस तरह की तैयारी? मैं चाहता हूं कि 10 साल मैं एमएलए रहा हूं लोगों के बीच में, और जो जो लोगों ने चाहा हर चीज़ को मैंने करके दिया हूं, लोगों की मनोकामना पूरी की है। लेकिन आज 5 साल बीच का जो गैप है, जो एक आंधी आई थी मोदी नाम की, उसमें लोगों के दिमाग में आने के पहले ही हम साइड हो गए थे। लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। अब 2019 में लोगों को पता चला है कि डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एडवर्टाइज हो रही है। और जहाँ तक कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों की बात है, उनको तो ये बीजेपी पार्टी खड़ा भी नहीं करती है। तो आज लोगों को होश आया है कि हमने कुछ गलती की है, या हमारे से गलती हुई है, या सरकार ने कुछ जानबूझ के गलती की है, उसके वजह से आज ये माहौल बना है। तो इस वक्त हर आदमी चाहता है कि अपना वोट सही आदमी को जाए, कि जिससे हमारा पर्सनल कांटेक्ट है और हर चीज़ में वो इंसान अपने साथ खड़ा रहता है। 2014 और 2019 में 5 साल का अंतराल देखा गया। 5 साल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हो न सका, आपके मन को कचोट गया, करना बहुत कुछ चाहे आप नहीं कर पाए, चूंकि जनप्रतिनिधि के रूप में अमित साटम के ने बाजी मार ली। ऐसी कौन सी खामियां रह गई थी जिसे करना वक्त की ज़रूरत मानते हैं आप? आज भी बहुत से इलाके हैं जहां लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, फिर वो सोसाइटी होगी, चाली होगी या स्लम होगा, क्योंकि पूरे के पूरे डैम हमारे भर के ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन के वेस्ट के अंदर पानी नहीं है। अगर हकीकत आपको बताना चाहूँगा, दिन में कम से कम 100 टैंकर जाते हैं ब्रिज के नीचे से, जो कि बीएमसी का पानी भर के जाते हैं। जब टैंकर भरने को बीएमसी के बाद पानी है, तो सोसाइटी और चाली और स्लम में देने के लिए क्यों नहीं है? एक बहुत गंभीर विषय इन्होंने छेड़ा है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अंधेरी उस ब्रिज का ये जिक्र कर रहे हैं जो एसवी रोड से सीधे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को टच करता है। और इस रेलवे स्टेशन वेस्ट की तरफ बात करें, अंधेरी वेस्ट में रेलवे स्टेशन के ठीक निकट जो ओवर ब्रिज है, उसके नीचे क्रमबद्ध तरीके से टैंकर खड़े होते हैं, वाटर टैंकर, उसमें पानी भरा जाता है। भाऊ, आपसे जानना चाहेंगे, बात बहुत गंभीर है कि मनपा में पानी नहीं है के पश्चिम विभाग में, और वाटर टैंकर में भरे जा रहे हैं। इसके पहले आपके ही पार्टी के कई नेताओं ने इसका विरोध भी किया था, वाटर माफिया, टैंकर माफिया। तो इस तरह की चीज़ों से मुंबई कर 2-4 होते हैं। आपका क्या मानना है, एक जनप्रतिनिधि अगर विधानसभा क्षेत्र की अपनी नेतृत्व करता है, तो उसके सामने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो अमित साटम उसका चुनौती नहीं कर पाए? ऐसा नहीं है, चुनौती नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनको उसमें कुछ अलग चीज़ नज़र आ रही है, और जो वो चाहते हैं कि उसमें से पैसा पैदा करे। उन्होंने अपने खुद के लोगों के नाम पे 4 टैंकर डाले हैं, प्लस जिस एरिया में पानी का 15-15 दिन शॉर्टेज होता है, वहाँ जो हमारे चाबी खोलने वाले रहते हैं, वो 10 आटा खोलते हैं,
लेकिन इनके डायरेक्शन पे वो 4 आटा ही खोलते हैं और लोग परेशान होकर फिर इनके पास जाते हैं, बोले मैं तुमको टैंकर देता हूँ। मैं टैंकर के खिलाफ हूँ। हमको अगर लोक प्रतिनिधि बोल के लोगों के सामने जाना है तो लोगों को प्योर पानी देना हमारा फर्ज है और उतना पानी देना कि जिसकी कंप्लेंट हमको नहीं आनी चाहिए कि हमको पानी नहीं मिला। और बचे हुए टैंकर में भी आपको एक वीडियो मेरे पास आया है कि जहां एक आदमी बैठ के 200 रुपये कलेक्शन करता है। अब वो कलेक्शन किसको जाता है ये अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। अगर पहुंचेगा वो भी मीडिया को मैं दिखा दूँ। एक लोक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि आप चुन के आते हैं तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? ये टैंकर माफिया को उनके घर पे भेज दूंगा मैं। सही में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई वहाँ पानी का लाइन ही नहीं है और स्लो पानी है, प्रेशर कम है या जो जूनी लाइन है लीकेज है उसके वजह से पानी नहीं आ रहा, तो वहाँ तक टैंकर समझ में आता है। लेकिन आटा चार आटा ही खोलना है, 10 आटे नहीं खोलना है, ये मुझे मंजूर नहीं है। क्योंकि लोगों ने हमको चुन के जब देते हैं तो उनकी अपेक्षा है कि उनकी सुविधा हमको करना ही चाहिए। एक आखिरी सवाल, कितनी चुनौती मानते हैं इस बार के इस वोटिंग को? नहीं, चुनौती तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये गए टाइम भी जो आए वो उनके सेटिंग में आए हुए हैं, मोदी के एडवर्टाइज में आए हुए हैं। और आज लोगों ने कहा है हमको, हमारे विभाग के, कि भाई मोदी साहब तो चुन के आए, अब हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ हमको अशोक यादव ही चाहिए, फिर वो कौन से पार्टी में वो हमको नहीं देखना है। लोग यहाँ तक पहुँचे, लेकिन 5 साल के अंदर ये बंदे ने कोई काम नहीं किया। जो मैंने काम किए थे उसकी पार्टियाँ बदली करके खुद के पार्टियाँ लगाए। एडवर्टाइज इतना बढ़िया किया उसने, सुनील दत्त गार्डन भी वही बना रहा है, राजीव गांधी गार्डन भी वही बना रहा है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा वो सही में बीजेपी में है या कांग्रेस में है, वो सोचने का टाइम आया है। क्योंकि सब झूठी चीज़ वो बराबर से देता है और लोगों का कहीं भी काम नहीं किया। उन्होंंने तो स्लम को और मिडिल क्लास के लोगों को बोला कि आपके वोट की मुझे ज़रूरत नहीं, वो कैंसर है बोले झोपड़पट्टी। कोई भी इंसान झोपड़पट्टी में रहे, बिल्डिंग में रहे या टावर में रहे, किसी को खुशी नहीं है कि झोपड़े में जाके रहने को उसकी खुशी है, मजबूरी है। वो झोपड़े में रहता है, उसके बच्चों का लाइफ है, उनको पढ़ाना है, करना है, इसलिए रहता है। तो ये नहीं है कि इंसान में कुछ फ़र्क होना चाहिए। मेरे टाइम जूस की मैंने एकदम चकाचक करके रखा हूँ, तो नेहरू नगर का भी काम किया हूँ। एक दिन बात ऐसी निकली मेरी जूस स्कीम के अंदर, लोग बोले आप नेहरू नगर में बहुत काम कर रहे हो। मैंने फिर वो पूछा उनको, जूस स्कीम के अंदर ड्राइवर कहाँ से आता है, जूस स्कीम के अंदर खाना बनाने वाली बाई कहाँ से आती है, आपको बच्चे को छोड़ने वाला आदमी कहाँ से आता है, आपका वॉचमैन कहाँ से आता है, आपका फूल वाला कहाँ से आता है, आपका दूध वाला कहाँ से आता है? तो बोले नेहरू नगर से। अगर नेहरू नगर को मैं नहीं सुधारूँ और कोई बीमारी फैल गई तो वो तो तुम्हारे किचन तक आ जाएगी, बेडरूम तक आ जाएगी, फिर क्या करोगे? तब उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, हर आदमी का काम इंसान को करना चाहिए। और मेरा एक पॉलिसी है, चुन के आने के बाद मैं कोई पार्टी नहीं देखता हूँ, हर पार्टी का काम करता हूँ और जो मेरे तक पहुँचेगा हर इंसान का मैंने काम करके दिया हूँ। तो ये अशोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक यादव। ऑफ द रिकॉर्ड यदि बात करें तो जब हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे और जब किसी मुश्किलों से दो चार होते थे तो हम अशोक भाऊ यादव के पास ज़रूर पहुंचते थे, क्योंकि इनका एक टेलीफोन कॉल ही काफ़ी होता था हमारे उन समस्याओं को सुलझाने के लिए। ऐसे में चुनावी अखाड़े में उतरा वो पहलवान जो एक बतौर उम्मीदवार के रूप में जाना जाता है, उसके लिए जितनी जीत को सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन तमाम समस्याओं को भी समझना, बूझना, लोगों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना उतना ही बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन आज माहौल जो है कॉरपोरेट होता चला जा रहा है। भरोसा जो भाऊ का है वो बुलंद है और कहते हैं कि जब हौसला बुलंद हो तो कामयाबी आपके दरवाजे ज़रूर आती है। तो हम भी इन्हें शुभकामनाएं देंगे कि आने वाले चुनाव में ये इसी तरीके से अपना परचम लहराएं और अपने पार्टी का नाम आगे करें, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों का विकास करें। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे
आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। all the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. बॉडी रिवाइवल इट वर्क लाइक एन अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश आपका एमएलए में स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले अंधेरी पश्चिम विधानसभा 165 के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जाधव से हमने मुलाकात की। इसके बाद अमित साटम से भी हम मिलेंगे, लेकिन इससे पहले उन तमाम चुनावी अखाड़े में उतरे उम्मीदवारों से मिलने से पहले स्थानीय जनता से भी मिल लेते हैं। उनके जहन में कई सवालात हैं, क्या कुछ सोचते हैं इस चुनाव को लेकर और किस तरीके से इस चुनावी समर को वो एंजॉय कर रहे हैं, हम ये उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अजीज है। साहब कहाँ रहते हो आप? मैं अंधेरी यहीं का निवासी हूँ साहब। मैं कितने साल से रहते हैं? पैदा ही यहीं हुआ साहब, 40 साल से। 40 साल से, यानी 40 सावन देख चुके हैं आप। अरे सर, कई चुनाव आपने देखा होगा। आप मुझे एक बात बताइए साहब, एक विधानसभा क्षेत्र में खड़ा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार में तो हम ये देखते हैं कि वो हमारा कार्य करे, हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारे हर ज़रूरत के वक्त हमारी जो भी कानून से या शासन से हमारी जो भी मांग है उसके लिए लड़े, हमारी आवाज़ का वो एक आवाज़ को हमारी उठाए और हमारे कार्यों को आसान करे और हमारे क्षेत्र की उन्नति हो, तरक्की हो, साफ सफाई हो। बिल्कुल, चुनाव के ऊपर कई बार फिल्में बन चुकी हैं, कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं, अखबारों में, टीवी न्यूज़ चैनलों में चुनाव, चुनावी चौपाल, चुनावी तड़का, चुनाव को लेकर न जाने क्या क्या चलते रहता है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, कहते हैं कि गरीबों की थाली में जब पुलाव आया तो यकीन मानो कि चुनाव आया। जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गरीबों की थाली में पुलाव आया तो चुनाव आया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने ऐसे भी कार्यकर्ता देखे हैं कि जिन्होंने 1 रुपए का ना लेन देन किया, ना कुछ ऐसी कोई बात कही, ना होना भी यही चाहिए। बहुत बहुत आप लोगों का ये जज्बा देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आम मुंबईकरों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें लोकतंत्र के इस पवित्र त्यौहार को मनाना ज़रूर चाहिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही वक्त होता है जब हम पूरी ताकत लगाते हैं एक जनार्दन के रूप में और एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने की हमारी आकांक्षा होती है जो हमारे तमाम बुनियादी समस्याओं की कसौटी पर खरा उतरने की उसकी लायकी हो। साहब एक बात बताइए, चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होते हैं। आप इस समय अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के स्थायी रहिवासी हो, क्या लगता है इस बार की तिकड़ी? इस बार तो ऐसा है कि जो विधायक गरीबों का हो, जो गरीबों के हित में काम करे, गरीबों की सेवा करे, गरीबों के लिए हमेशा अवेलेबल हो, हम ऐसे विधायक को चुनना पसंद करेंगे जिनमें हम चाहेंगे कि हमारे जो नगर के हमारे जो अशोक भाऊ जाधव जी जो खड़े हुए हैं इस बार, हमें उनके अंदर एक विधायक दिखता है। वो कि कोई नेता नहीं है, वो गरीबों के उम्मीदवार है। आठ उम्मीदवार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आपको अशोक भाऊ जाधव का ही नाम याद आया? जी, इसीलिए आया ना कि वो गरीबों के उम्मीदवार है, वो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है, हमारे जो कार्य है, हमारी जो तकलीफें हैं, हमारे जो तालुके में जो प्रॉब्लम्स है वो उसको आगे लेते हैं और उसके लिए काम करते हैं और हमारे लिए हमेशा वो एक नया सुझाव, कोई नया प्रकल्प, कोई नई उम्मीद लेके आते हैं, तो हम क्यों ना उनको चुने। वर्तमान विधायक आपके कौन है? वो हमारे कुछ नहीं है। नाम तो जानते होंगे? यहाँ जानते हैं, उनका भी कार्य क्षेत्र है, उनका भी अपना एक मिजाज है काम करने का, लेकिन हम गरीबों के लिए हमें अशोक भाऊ जाधव जी ज़्यादा पसंद आते हैं। नाम तक लेना आप इतना वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपको तल्ख देखिए, उनसे हमारी कोई पर्सनली वो नहीं है, वो भी एक समाज सेवक है, कार्य कर रहे हैं, वो अपने तौर से करते हैं, उनका अपना एक तरीका है, लेकिन हमें अशोक भाऊ जाधव जी के अंदर हमारा भविष्य दिखता है, तो इसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। अशोक भाऊ जाधव को कितने साल से जानते हैं आप?
जी मैं करीब 25 साल से उनको जानता हूँ। जब से वो कॉर्पोरेटर रहे उनका काफ़ी नाम सुना है। वो एमएलए भी रहे तब भी उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे इलाके के लिए विकास के कार्य। तो ये काम बता दीजिए अशोक भाऊ यादव का जो 2009 से 2014 के कार्यकाल में हमारे गली में ड्रेनेज का काम करवाया, रोड जो बनना था वो रोड बनवाया और बहुत सी जगहों पे ब्यूटिफिकेशन का काम करवाया। और इससे ज़्यादा मैं क्या गिनाऊं, आप खुद पत्रकार है। आप ब्यूटिफिकेशन का काम तो अमित साटम ने भी कराया, तो उन्होंने भी कराया तो वो भी सराहनीय है। तो हम तो किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो ये चाहते हैं। अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि आर्थिक राजधानी मुंबई के पश्चिम उपनगर में स्थित अंधेरी पश्चिम 165 विधानसभा क्षेत्र के हम इस इलाके में खड़े हैं। जास्मीन अपार्टमेंट इस इमारत का नाम है। इस गगनचुंबी इमारत के ठीक निचले मंजिले तल मंजिले पर हम खड़े हैं और यहाँ पर एक एक कर तमाम वो लोग अपने अपने मन की भावनाओं को हमारे कैमरे के सामने प्रकट कर रहे हैं। और हमारा मकसद भी साफ है कि लोग इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। जो भी उम्मीदवार हमें रास्ते में मिलता है हम उसे जरूर रोकते हैं, सवाल करते हैं, क्योंकि अब सवाल नहीं करेंगे तो अगले 5 साल तक सवाल करने लायक नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ यहाँ महिलाएं भी बड़े पैमाने पर हैं। आपका नाम? मेरा नाम है शकीला शेख। आप कहाँ रहते हो? मैं डोंगर पे रहती हूँ। इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ इन 24 वाले हमारे सुनने के लिए है, क्योंकि हमको तो लगता है हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हमारा आमदार ही नहीं आता है, तो आप आए हो। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब हम हमारे एरिया में रहते हैं ना, हम उतने लोगों का नहीं, हम आजू बाजू भी देखते, पर हमको तो पता ही नहीं कि हमारा आमदार कौन है। ये जो आप बोल रहे हैं ये चुनाव का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आमदार पहले से ही हम लोगों को छोड़ दिया है। ये बस ये छोड़ दिया है। हाँ, गरीब लोगों को वो हम लोग बीमारी समझते हैं। हम लोगों को वो बीमारी है। हम गरीब लोग स्लम में रहने वाले हम बीमार है। उसके पास जाएंगे तो उसको टच करेंगे या उसके बोलते ना कार्यालय में जाएंगे तो उसको बीमारी लगेगी। इसके लिए ओनली फॉर द वो सोसाइटी जो बड़े बड़े टावर है उनके पास ही। हम तो हमारे एरिया में तो उसी को किसी ने देखा ही नहीं है। कौन से पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप? मैं मतलब कार्यकर्ता के हिसाब से बोलूँ या रहवासी के हिसाब से? आप रहवासी हैं? रहवासी हैं हम जहाँ एरिया में रहते हैं वो एरिया के बारे में हम बता रहे। उस एरिया में आज तक वो नहीं आया। इसके पहले जो आमदार थे उन बच्चे को पता है कि सबसे पहले तो नगर सेवक लोगों को पता रहता था, आमदार तो बहुत दूर तक आमदार किसी को पता नहीं था। जब तक हमारे जो आमदार चुन के आए थे अशोक भाऊ जादव, उससे मालूम पड़ा कि आमदार भी होता है, आमदार भी होता है, वो पता चलता है। नगर सेवक था, उसके बाद आमदार। पर अभी अगर हमारे एरिया में आप पूछेंगे तो आमदार ओनली फॉर द अशोक भाऊ जादव। अमित साटम के बारे में किसी को पता नहीं कि अमित साटम है। तो कुल मिला के ये इनके अपनी राय है, इनकी अपनी सोच है और इन्होंने अपने जहन से जितने भी बातें करी हैं ये इनके व्यक्तिगत स्टेटमेंट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या पिल्ले है। मैं आपकी रहवासी हूँ। आप कितने साल से रहते हैं आप? मैं यहाँ, मेरी पैदाइशी है। एक बात बताइए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने बताया कि आपकी पैदाइशी यहीं की है। आपने कई चुनाव देखे होंगे? बहुत चुनाव देखा है। चुनाव के दौरान जब उम्मीदवार अलग अलग घरों में पहुंचता है, अपने मतदाताओं से मुखातिब होता है, तो वो कई वादे करता है, वादों का पिटारा एकदम बना देता है। लेकिन एक बात बताइए कि चुनाव के पहले जो कंडीशन उम्मीदवार की होती है, तो क्या चुनाव जीत के जाने के बाद भी वो उतना ही गंभीर रहता है? देखो, अभी तो हमारे आमदार अशोक भाऊ जादव थे, तो उन्होंने हर काम किया हमारा। अभी 5 साल से तो हमने अमित साटम को कभी देखा ही नहीं, वो कभी दरवाजे पे नहीं। अभी चुनाव चालू है, हार पहन के घूमते हैं कि उनको वोट चाहिए। पर हम लोग को ये कभी एक हमारा काम करके नहीं दिया। आज हमारे उधर के नगर सेवक है, वो करते हैं, कांग्रेस के ही है, वो करते हैं, नगर सेवक सब गटा रहे वो, पर इन्होंने कभी हमारे उधर एक दिन भी नहीं आया। तो कुल मिला के हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है जो खबर पूरी पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचे और सच्चाई क्या है इससे लोग इसका एक्सपीरियंस लें, ताकि बिना जानकारी के बात करना, आधी अधूरी जानकारी रखना ये विष के समान है। और हम अंधेरी 165 विधानसभा क्षेत्र में खड़े उन तमाम उम्मीदवारों से उनकी स्थिति का लगातार आकलन, लगातार जायजा ले रहे हैं। 8 उम्मीदवार यहाँ से खड़े हैं और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें, क्योंकि यही है वो मुंबईकर जो अपने अथक प्रयास, कड़े परिश्रम के तहत इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए तत्पर रहता है। और ये जनता है अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की, जहां कुल पुरुष
मतदाताओं की संख्या 1,65,237 के आसपास है, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,44,535 के आसपास है। कुल संख्या 3,09,772 और 2014 के विधानसभा चुनाव में अमित साटम 24,000 वोटों से विजयी हुए थे। लेकिन क्या इस बार उनकी जीत की राह आसान हो पाएगी? क्या इस बार वो अपना परचम लहरा पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वैसे विधायक के बारे में कौन क्या सोचता है, हम एक एक कर सभी के पास जा रहे हैं। आपका नाम क्या है मैडम? परवीन गनी मुल्लानी। आप कहाँ रहते हो? अंधेरी में रहती हूँ। कैसा होना चाहिए एक अपना जनप्रतिनिधि, एक एमएलए, एक आमदार, एक विधायक? हम चाहते हैं कि हमारा एमएलए ऐसा हो जो हमारे लिए इन्हीं टाइम खड़े हो जाए कि आधी रात को हमको जरूरत पड़े तो हमारा एमएलए हमारे लिए खड़ा है। तो जनप्रतिनिधि तो जनता के लिए होता है मैडम। हाँ जी हाँ, लेकिन हमारे लिए अशोक भाऊ जादव बहुत अहमियत रखते थे। आधी रात को फ़ोन करो तो हमारे लिए खड़े हो जाते। कुपर हॉस्पिटल में हमारे लिए खड़े, बीएसएस में हमारे लिए खड़े। यहाँ तक कि अंधेरी विभाग में पानी की सुविधा नहीं थी, जो हम लोग 2 रुपए का 1 हंडा पानी खरीदते थे, जो अशोक भाऊ जादव ने हमारे को घर घर नल लगा के दिए। तो क्या अमित साटम ने घर घर नल लगा के नहीं दिया? नहीं जी नहीं, अमित साटम ने हमारे एरिया में आके देखो आप, इतनी गंदगी है, इतना बीमारी है, डेंगू जैसी बीमारी फैलती है। मैं आईसीडीएस में काम करती हूँ, मैं पूरा ऐसे इंक्वायरी करती हूँ कि बाबा किधर डेंगू तो नहीं है, कोई बच्चे को डेंगू तो नहीं होगा। जगह जगह पानी भरा है। बारिश के टाइम पे इतनी तकलीफ थी, शौचालय में पानी की तकलीफ, पीने के पानी की तकलीफ, पानी में कीड़े आते। लेकिन अमित साटम ने कभी नहीं सोचा कि मैं गरीब लोगों को देखूँ। अमित साटम ने कभी नहीं सोचा, लेकिन यही तो वही अमित साटम है जो पानी के लिए कई दिनों तक इन्होंने धरना आंदोलन किया, अनशन किया। कुछ नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं चला। हमको पता चला भी नहीं पता चला कि किधर धरना है और किधर क्या है, जबकि हमको अशोक भाऊ ने पानी का एक एक बूंद का हम लोग को इतना आराम करके दिए है। जैसा नेता हो अशोक भाऊ जैसा हो। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि कौन अच्छा है कौन खराब है ये तय करेगी जनता, लेकिन नेता ऐसा होना चाहिए कि नेता का नाम नहीं उसका काम बोलना चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ के लोग जिस तरीके से अशोक भाऊ जाधव का नाम ले रहे हैं, तो ऐसे में अमित साटम के जीत की राह इतनी आसान नहीं होगी। भले ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, लेकिन अब जनता के एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि नेता होना कैसा चाहिए। जब किसी परिवार का एक सदस्य कॉलेज या स्कूल या किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन लेने के लिए परेशान रहता है, तो उसके दिल, उसके दिमाग पर क्या गुजरती है ये तो वही जानता है। जब किसी आम इंसान को उसका बुनियादी हक नहीं मिलता तो उसके दिल पर क्या बीतती है ये वही जानता है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना सरकार द्वारा बनाई गई योजना है। अंधेरी पश्चिम 165 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों में कई सालों से विकास कोसों दूर है। शुरुआत तो की गई विकास कार्य की, लेकिन आज भी विकास तरस रहा है अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? प्रकाश पंडित। कितने साल से रहते हैं साहब आप? मैं यहाँ 40 साल से रहता हूँ ढाके नगर में। और कई बार आपने यहाँ के चुनाव देखे होंगे। देखे हाँ। इस बार क्या नया लग रहा है? इस बार ऐसा नया दिख रहा है कि पिछले 5 साल से जो हमारे यहाँ जो एमएलए थे उन्होंने इस इलाके में आए नहीं, घूमे नहीं। यहाँ की जो समस्या थी, पानी की समस्या, कई समस्या थी, यहाँ उन्होंने ध्यान दिया नहीं। लेकिन इसके पहले जो अशोक भाऊ ने जो काम किया वही काम आज भी लोग याद कर रहे हैं। और हमें सबको खुशी है कि अशोक भाऊ यहाँ से जो खड़े हैं वो कामयाब जरूर हो गए। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। और अशोक भाऊ को मैं 1977 से जानता हूँ। अशोक भाऊ जब कांग्रेस पार्टी का दौर खराब था, ऐसे समय भी अशोक भाऊ ने कांग्रेस का झंडा हाथ में लेके यहाँ घूम रहे थे। इरला में अशोक भाऊ का छोटा ऑफिस था। उस समय इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद पूरे देश में जब दौरे पे गई थी तो पहले जगह अशोक भाऊ के यहाँ आई थी। उसके बाद में यहाँ से ही इंदिरा जी गई और इंदिरा जी पीछे हटी नहीं। आज हमें ये दुख होता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के लोग इधर जाते उधर रह के, इंदिरा गांधी ने जो हिम्मत लोगों में दी वही हिम्मत से कांग्रेस पार्टी फिर से 1980 में 380 सीट जीत के आई और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आई। और अशोक भाऊ जाधव तभी से
कांग्रेस के है। आज भी मुसीबत के दौर पे अशोक भाऊ को कई पार्टी बुला रही थी, लेकिन अशोक भाऊ अन्य किसी पार्टी में गए और कांग्रेस में ही है। और कांग्रेस से चुना 2 बार एमएलए थे, 3 बार नगर सेवक थे, और उन्होंने जो काम किया है यही काम उनका सबसे बड़ा काम है। हर एक घर घर में अशोक भाऊ को लोग जानते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप इतना कुछ कह गए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मेरा नाम हफीज़ा बानो है, मैं यहाँ की रहवासी हूँ। और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, महिलाएं जो होती है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? क्योंकि वो तो गृहिणी होती है, घर की होम मिनिस्टर होती है। पुरुष के आगे, महिलाओं के आगे पुरुष की नहीं चलती, हकीकत तो यही है। अब एक बात बताइए कि जब आप किचन में होते हैं और अपने परिवार के लिए खाना पकाते हैं, और जब थाली में कुछ कई चीज़ ऐसे भी होते हैं जो होने चाहिए लेकिन नहीं हो पाते क्योंकि उनकी कीमतें आसमान को छू रही होती है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आता है? कांदा नहीं, लहसुन नहीं, सब महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगाई हो गई है। कुछ लेने जाएंगे बाज़ार से महंगाई हो गई, टमाटर महंगा हो गया, कांदा महंगा हो गया, और फिर लहसुन देखेंगे तो इतना महंगा हो गया। इंसान खाएंगे भी, गरीब इंसान कैसा खाएंगे? हाँ, इतनी तो आमदनी किसी की है ही नहीं। जैसे कि पहले जैसा जो कांग्रेस का जो राज था, जो कांग्रेस में थे, जो पहले हमारे जो अशोक भाऊ जादव थे, तो उनके राज में जैसे कि बहुत अच्छा था, जीत के आए थे। तभी जीत के आए थे, अच्छा काम किए थे, तो कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पे क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी आज अपने एकदम पीछे वाली कतार में दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। क्या कांग्रेस को आप एक बार फिर से सत्ता में देखना चाहते हैं? जी हाँ, एकदम सत्ता में देखना चाहते हैं। हमारी जीत कांग्रेस में होए, हाथ के पंजे में होए, अशोक भाऊ जादव में होए, क्योंकि दूसरी पार्टी आई है। हमारे एरिया में कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है हमारे इधर। उल्टा और काम करने वालों को काम करने नहीं देते, मेहनत वाले को मेहनत करने नहीं देते। वहाँ जाके खड़े होते बड़े बड़े नेता बन के। काम करने वाले को काम करने नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा बताइए ना, समझ में नहीं आ रही आपकी। जो रिक्शा चलता है बच्चे लोग का, जो काम करने नहीं देते, आ जाते खड़े होते, बोलते हैं नहीं यहाँ पे नहीं करने का, यहाँ पे नहीं चलाने का। जैसा फुटपाथ पे बेचारे धंधे करने वाले हैं, उन लोगों को धंधा करने नहीं देते। आज जो लोग खाने से मोहताज है, उन लोग के घर में इतनी तकलीफ है कि पूछने की बात नहीं। हम लोग जब जाते ना, बोलते देखो ना आपा, ये लोग ऐसा, ये दूसरे लोग आ गए, लोग इतना तकलीफ दे रहे हैं। जैसा समस्याएं कई हैं, समस्याओं का अंबार है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव क्या रंग लाता है और चुनावी अखाड़े में उतरे उम्मीदवार किस तरीके से जनता के भरोसे पर खरे उतर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नाम है आपका? हाँ, समीउल्लाह खान नाम है। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? मैं करीब पैदाइशी है अंधेरी की उम्र। वोट देते हैं आप? जी बिल्कुल, कांग्रेस को ही देते हैं, जब से वोट संभाला जब से। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप किसको वोट देते हैं, आप कांग्रेसी हैं? नहीं, कांग्रेस को वोट देते हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं हम। कौन सी विचारधारा आपको अच्छी लगी कांग्रेस की? को एक साथ लेकर चलना। मोदी जी बात करते हैं गरीब लोगों की, और यहाँ का आमदार अंधेरी में जितने भी फुटपाथ के हॉकर्स है उनको उठाता है। तो मोदी जी की बात पे अमल कर रहा है। क्यों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या फुटपाथ पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले फेरी वालों को? सवाल अवैध तरीके का नहीं है, सवाल अवैध तरीके का नहीं। आज आप पूरे मुंबई या कहीं भी आप चले जाइए तो फुटपाथ पे लोग हैं, काम करते हैं। मोदी जी बोलते हैं मैंने बचपन में चाय बेचा, तो वैसे ही लोग तरह तरह से ये करते हैं। तो उनको उठाना क्या, ये मतलब मोदी जी की बात को पूरा कर रहे हैं। कुल मिला के आर्थिक राजधानी मुंबई में एक तबका ऐसा भी है जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करता है और उससे होने वाले धनोत्पार्जन से अपने परिवार की आजीविका चलाता है, और वो नहीं चाहता कि कोई उसके पेट पर लात मारे। और इनके कहने का तात्पर्य यही था। वैसे हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में इस चुनाव के दौरान कुल 8 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत को लेकर सभी उम्मीदवार सुनिश्चित हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, गवई गुट कवाड़े गुरु जो गुट है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, अठवले की जो आरपीआई है वो बीजेपी और शिवसेना के साथ है। और ऐसे में महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार अपनी चरम पर है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग रैलियां निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े मंच बनाए जा रहे हैं, जनसभा को बड़े बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं और इस चुनाव में प्रधानमंत्री स्वयं अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो साल 2014 से लगातार जीत का उसका सिलसिला जारी है, और ऐसे में कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होता है समय होत बलवान, तो समय का पहिया कहां जाकर रुकता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के सफर में इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र की जनता के उन सवालों को लेकर जो पिछले 5 सालों से उसने सजो कर रखे हैं।
मीडिया के लिए, चुनावी अखाड़े में खड़े उम्मीदवारों के लिए, उम्मीदवार अपना जवाब उन्हें सही तरीके से देते हैं या नहीं ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो सच्चाई पूरी पारदर्शिता से लोगों तक पहुंचाना है और हम इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।